हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दो शब्द आ रहे हैं, एक तो नेफ्रोज आ रहा है। नेफ्रोज का मतलब तो किडनी होता है, जबकि दूसरा सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम, मतलब लक्षणों का समूह। तो एक साथ कई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसी को सिंड्रोम कहते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी एक प्रकार की किडनी की डिसीज कंडीशन होती है जिसमें एक साथ कई लक्षण जो है दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों में एक तो प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर प्रोटीन के अणुओं का उपस्थित होना। दूसरा हाइपोएल्बुमिनेमिया होता है, जिसका मतलब होता है कि ब्लड के अंदर एल्बुमिन जो होता है, जो कि प्रोटीन है, उसकी कमी होना। एक हाइपरलिपिडेमिया होता है, जिसका मतलब होता है ब्लड के अंदर लिपिड जो है उसका लेवल बढ़ जाना। एक एडिमा होता है जिसमें शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो उसी कंडीशन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो डेफिनेशन अगर देखें तो क्या हो सकती है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो एक प्रकार से किडनी की डिसीज कंडीशन होती है जिसमें किडनी का जो ग्लोमेरुलर होता है उसकी कैपिलरी की परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी का मतलब पारगम्यता। पारगम्यता बढ़ने के कारण से वहाँ से प्रोटीन के अणु जो होता है उसका लॉस होता है, और प्रोटीन के अणुओं का लीकेज होने के कारण से एक साथ कई लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। उसी स्थिति को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है इसकी इटियोलॉजी, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसको किन कारणों से होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने का जो कारण है उसमें एक तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर किडनी जो है उसका ग्लोमेरुलर पोर्शन जो होता है नेफ्रॉन का, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन के कारण से ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने के कारण से वहाँ से प्रोटीन के अणुओं का यूरिन के द्वारा लॉस होता है, तो उससे हो सकता है। दूसरा डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी होता है। डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि डायबिटीज़ के कारण से नेफ्रॉन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। वो डैमेज होने के कारण से भी वहाँ से प्रोटीन के अणुओं का लॉस हो सकता है। तीसरा कारण जो होता है वो होता है सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस होता है। सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस जो होता है SLE जिसको कहते हैं, वो एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन होती है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे वहाँ से उसकी पारगम्यता जो होती है वो बढ़ सकती है, और उसके कारण से भी ये कंडीशन हो सकती है। एक अमाइलॉइडोसिस करके कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि अमाइलॉइड करके एक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो होता है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ डिपॉजिट मतलब जमा हो जाता है। वो जमा होने के कारण से ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिससे प्रोटीन के अणुओं का वहाँ से लॉस हो सकता है। तो एक कंडीशन तो ये है। पांचवा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस कंडीशन होती है, जिसमें ग्लोमेरुलर जो होता है इसके अंदर स्कारिंग की कंडीशन हो जाती है। ये ज़्यादातर जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण से या कुछ मेडिकेशन जो है उसके कारण से हो सकता है। तो एक तो ये कारण हो जाएगा। अगला मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कंडीशन है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है उसमें थिकनिंग हो जाती है, मतलब वो मोटी हो जाती है, और ये मोटी जो हो रही है वो इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम उसके कारण से होती है। ज़्यादातर मलेरिया के अंदर, कैंसर के अंदर, या कोई दूसरा इन्फेक्शन जो है उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न होती है। तो एक तो ये हो जाएगा। एक इन्फेक्शन जो है उसके कारण से हो सकता है। इन्फेक्शन में खास करके HIV जो है उसका इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन है, या हेपेटाइटिस C जो है उसका इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन के कारण से भी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो जाएगी, और उससे उसकी पारगम्यता जो है बढ़ जाएगी। तो ये तो इसके कॉज या रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता कैसे है, या इसकी पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी। तो नॉर्मल क्या होता है कि नेफ्रॉन का जो बोमन कैप्सूल है उसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है। जब इसके अंदर ब्लड आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इस ब्लड में से बड़े सेल जो होते हैं, मतलब ब्लड सेल जो होते हैं उनको, और प्रोटीन के बड़े अणु जो होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी चीज़ें जो होती है वो फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाती है। किसी कारण से क्या हो कि ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। वो डैमेज होने के कारण से इसकी जो पारगम्यता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। पारगम्यता बढ़ने के कारण से प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो अणु भी क्या होते हैं, फिल्टर होकर यूरिन के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण से यूरिन के द्वारा प्रोटीन के अणुओं का क्या होता है, लॉस होता है। एक तरह से यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है वो उपस्थित रहते हैं, उसी को प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया के अंदर प्रोटीन का लॉस जो होता है वो 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से या उससे भी ज़्यादा होता है। जब यूरिन के द्वारा प्रोटीन का लॉस होगा तो ब्लड के अंदर प्रोटीन जो है उसकी कमी हो जाएगी, और उसके कारण से हाइपोएल्बुमिनेमिया हो जाएगा। हाइपोएल्बुमिनेमिया मतलब ब्लड के अंदर एल्बुमिन जो होता है, दो प्रकार के प्रोटीन है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है उसकी कमी होना, ब्लड के अंदर एल्बुमिन या प्रोटीन की कमी होने के कारण से क्या होगा कि ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोटीन के अणु के द्वारा वाटर के ऊपर लगाया जाने वाला प्रेशर होता है, जिसके कारण से वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैपिलरी से बाहर नहीं निकलते या ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलते। जब यही ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो उसके कारण से वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो
वेसल से बाहर निकलेंगे, मतलब एक तरह से पानी के अणुओं का क्या होगा, लीकेज होगा। और इस लीकेज के कारण से वाटर जो है वो ब्लड कैपिलरी से निकलकर सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरस्टेशियल स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, वहाँ पर चला जाएगा और वहाँ पर जाकर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ पर वाटर इकट्ठा होने के कारण से एडिमा की कंडीशन जो है या स्वेलिंग वो हो जाएगी। साथ ही क्या होगा कि वाटर जब कैपिलरी जो होती है या ब्लड वेसल उससे निकल जाएगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। ब्लड वेसल्स में पानी की कमी होने के कारण से प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो कम होगा। जिससे प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा, किडनी को ब्लड फ्लो जो है वो भी कम जाएगा, जिससे GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम हो जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने के लिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने के कारण से मेनली क्या होगा कि सोडियम और वाटर उसका क्या होगा, रिटेंशन होगा, या सोडियम और वाटर उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन के कारण से बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। सोडियम और वाटर के रिटेंशन के कारण से पुनः क्या होगा, वापस वही चीज़, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा। इधर से ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज है, उसके कारण से वो वाटर जो है या सोडियम जो है वो वेसल्स के अंदर नहीं रहेगा और वो सीधा ब्लड वेसल से निकलकर इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाएगा, जिससे एडिमा जो होता है, जनरलाइज्ड एडिमा, वो कंडीशन उत्पन्न होगी, मतलब पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। साथ ही क्या होता है कि प्रोटीन की जब ब्लड के अंदर कमी हो जाएगी तो लीवर जो होता है वो क्या करेगा, कंपनसेटरी में प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। लीवर ये जो प्रोटीन बनाता है वो लाइपोप्रोटीन के रूप में बनाता है। लाइपोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ लाइपो मतलब लिपिड भी होता है और उसके कारण से ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। लिपिड का लेवल बढ़ने के कारण से हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होगी। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हो जाएगी, या इसकी पैथोलॉजी जो होती है वो हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम या लक्षण जो दिखाई देते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने पर क्या होगा कि मेनली एक तो बॉडी के अंदर एडिमा या स्वेलिंग होगी। एडिमा इसके अंदर जो होता है वो पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है। पेरी ऑर्बिटल मतलब आंखों के चारों तरफ एडिमा होगा। पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग एडिमा के अंदर क्या होता है कि दबाने पर वहाँ पर डिप्रेशन मतलब गड्ढा जो बना हुआ रहता है, वापस पहले जैसी स्थिति में नहीं आएगा। तो उस प्रकार का जो एडिमा होता है स्वेलिंग, उसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। साथ ही एंकल एडिमा जो होता है, मतलब पैरों के निचले पोर्शन जो होता है एंकल एरिया, उसके अंदर स्वेलिंग जो है वो मिलेगी। तो एडिमा पहला सिम्टम दिखाई देता है। दूसरा ओलिगोयूरिया होगा। ओलिगोयूरिया के अंदर क्या होगा कि यूरिनरी आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, यूरिन का निर्माण कम होगा। यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो 400 ml जो है उससे कम हो सकता है। तीसरा वेट गेन जो है वो होगा कि वजन जो है वो बढ़ जाएगा। वजन बढ़ने का कारण वाटर और सोडियम जो उसका रिटेंशन हो रहा है और उसके कारण से वजन जो है वो बढ़ जाता है। अगला हिमेचूरिया की कंडीशन हो सकती है कि ब्लड के अंदर आरबीसी जो है प्रेजेंस हो सकता है। ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाती है, उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, जिसके कारण से आरबीसी जो है वो भी वहाँ से लॉस हो सकता है। उसके कारण से हिमेचूरिया की कंडीशन हो सकती है। अगला हाइपरटेंशन भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होने का कारण सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है और उसके कारण से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। एक डिस्निया की कंडीशन हो सकती है। डिस्निया की कंडीशन के अंदर उसको ब्रीथिंग करने डिफिकल्टी हो सकती है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सांस लेने में परेशानी हो सकती है। एक प्लूरल इफ्यूजन जो होता है वो हो सकता है। ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर कम होने के कारण से बॉडी की जो कैविटियाज होती है उसके अंदर फ्लूइड जो होता है, मतलब पानी जो है वो निकल के वहाँ जमा हो सकता है। ठीक वैसा ही अगर प्लूरल कैविटी के अंदर इकट्ठा होता है तो उसके कारण से प्लूरल इफ्यूजन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा होता है तो उससे एसाइटिस की कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है। अगला थ्रोम्बोफिलिया होता है। थ्रोम्बोफिलिया जिसमें ब्लड के अंदर क्लोटिंग की प्रक्रिया जो है बढ़ जाती है, मतलब अत्यधिक मात्रा में ब्लड के अंदर थक्के जो होता है क्लोटिंग वो होने लगती है। ब्लड के अंदर क्लोटिंग होने का कारण जो होता है वो किडनी के द्वारा एंटीकोगुलेंट जो होते हैं उसका तो लॉस होना, और साथ ही लीवर के द्वारा प्रोकोगुलेंट जो होते हैं उसका निर्माण बढ़ना, और उसके कारण से ब्लड के अंदर क्लोटिंग की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा हो सकती है और ब्लड के अंदर क्लॉट जो है वो बन सकता है। एक फॉर्मी अपीयरेंस ऑफ यूरिन, यूरिन जो है वो झागदार दिखाई देती है। यूरिन झागदार दिखाई देने का कारण प्रोटीनयूरिया होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंस होता है और प्रोटीन के अणुओं के कारण ही यूरिन जो है वो झागदार दिखाई देती है। अगला एनीमिया की कंडीशन हो सकती है कि प्रोटीनयूरिया के कारण से प्रोटीन की कमी होती है। साथ ही साथ किडनी में प्रॉब्लम होने के कारण एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता, और ये हार्मोन नहीं बनने के कारण से आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कम हो जाएगी, जिससे आरबीसी का निर्माण कम होगा और एनीमिया की कंडीशन होगी।
इसके साथ ही कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे एनोरेक्सिया मतलब भूख का नहीं लगना, एक फटीग जो है मतलब अत्यधिक थकान का लगना, एक डायरिया की कंडीशन हो सकती है। डायरिया की कंडीशन सोडियम और वाटर का बॉडी के अंदर रिटेंशन होता है, जिसके कारण से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर सोडियम और वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यही वाटर और सोडियम जो है वो स्टूल के साथ बाहर निकलेंगे, जिससे स्टूल जो है वाटरी हो सकती है और डायरिया की कंडीशन हो सकती है। एक लिपिड यूरिया की कंडीशन होती है। लिपिड यूरिया मतलब यूरिन के अंदर लिपिड जो है प्रेजेंस रह सकते हैं, पर पारगम्यता जो है परमिबिलिटी बढ़ने के कारण से प्रोटीन के साथ साथ लिपिड के अणु जो होते हैं वो भी यूरिन के अंदर आ सकते हैं, और उसके कारण से लिपिड यूरिया की कंडीशन जो है मतलब यूरिन के अंदर लिपिड जो है वो उपस्थित हो सकता है। तो ये तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक तो हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। हिस्ट्री में पेशेंट की प्रेजेंस कंप्लेंट जो है मेनली ओलिगोयूरिया होना, एडिमा होना वो देखा जाता है। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एडिमा जो है वो चेक किया जाता है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा या एंकल एडिमा मिलता है। एडिमा जो होता है वो पिटिंग एडिमा होता है। तीसरा यूरिन एनालिसिस जो है वो किया जाता है। यूरिन जो है उसका कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वो देखी जाती है। यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है या एल्बुमिन वो प्रेजेंस रहता है। एक क्रिएटिन लेवल जो है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा मिलता है। तो एक तो ये है। किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में अलग से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है ब्लड एनालिसिस जो है वो करवाया जाता है। ब्लड एनालिसिस के अंदर ब्लड के अंदर प्रोटीन जो है उसका रेशो देखा जाता है, खास करके एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो है उसका लेवल कितना है और एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशो कितना है ये चेक किया जाता है। एक किडनी बायोप्सी जो है वो करवाई जाती है, जिसमें किडनी का टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट लेके उसकी जांच करवाई जाती है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाए। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो लूप डायरेटिक जो है वो काम में लिए जाते हैं। लूप डायरेटिक जो होते हैं वो मेनली यूरिनरी आउटपुट जो है उसको बढ़ाने का काम करते हैं और यूरिन के द्वारा बॉडी से सोडियम और वाटर जो है उसको बाहर निकालते हैं। तो एडिमा जो है वो कम करने के लिए लूप डायरेटिक जो है वो काम में लिए जाते हैं। लूप डायरेटिक के अंदर फ्रूसेमाइड जो होता है, लेसिक्स वो कॉमनली काम में लिया जाता है। सेकंड इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो दी जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है वो मेनली ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए दी जाती है, जिसमें ACE इनहिबिटर जो होती है, कैप्टोप्रिल जो होती है जैसा एग्जाम्पल के लिए वो इसमें दी जाती है। थर्ड एंटीकोगुलेंट जो है वो दिए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग जो है इसको कम करने के लिए दिए जाते हैं, खास करके हिपेरिन वारफेरिन जो होता है जो कि एंटीकोगुलेंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं, जैसा एग्जाम्पल के प्रेडनिसोन जो है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो वो दिए जाते हैं। एक इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं वो भी दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट भी मेनली इन्फ्लामेशन जो है वो कम करने के लिए और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइक्लोफॉस्फेमाइड जो होता है वो काम में लिया जाता है। इसके साथ ही स्टैटिन ड्रग जो होती है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो होती है वो दी जाती है, जिसमें जैसा कि एट्रोस्टैटिन जो है वो ये मेनली लिपिड लेवल जो है वो कम करने के लिए दिया जाता है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट इसका डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर एक तो हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसको भरपाई करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। इसमें प्रोटीन जो होता है वो 1 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। साथ ही लो फैट डाइट जो है वो दी जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए लो फैट डाइट जो है वो दी जाती है। सेकंड साल्ट फ्री डाइट जो होती है, मतलब सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट जो होती है वो दी जाती है। सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट के अंदर सोडियम जो होता है मतलब नमक वो बिल्कुल ही खाने में नहीं दिया जाता है या बहुत ही कम मात्रा के अंदर नमक जो है वो दिया जाता है। और वाटर का इंटेक जो होता है वो मेनली डायूरेसिस की कंडीशन जो होती है, यूरिनरी आउटपुट उसको मेज़र करते हैं और उसको मेज़र करते हुए उसको वाटर जो होता है मतलब पानी जो है वो दिया जाता है। तो ये तो हो गया इसका डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो। नेक्स्ट है इसके कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसमें एक तो किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर में एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है ARF वो हो सकता है। दूसरा पल्मोनरी एडिमा जो है वो हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा होने का कारण वाटर जो है उसका रिटेंशन होता है, जिससे बॉडी में वाटर बढ़ जाता है और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है और उसके कारण से लंग्स के अंदर वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है, वहाँ एडिमा हो सकता है, उसी को पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। तीसरा प्लूरल इफ्यूजन जो है वो होता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के कारण से बॉडी की कैविटी के अंदर वाटर जो है वो इकट्ठा हो सकता है, जिससे लंग्स के अंदर प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। ठीक वैसा ही पेरिटोनियम कैविटी के अंदर इकट्ठा होने के कारण से एसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। एक पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो सकती है कि इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन के कारण से पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी
उसी को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। एक विटामिन डी जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कारण जो होता है वो प्रोटीन जो है उसका लॉस होना है। प्रोटीन का लॉस होने के कारण से विटामिन डी को बाइंडिंग करने वाली प्रोटीन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे विटामिन डी जो है उसका निर्माण या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने के कारण से कैल्शियम जो है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण से हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लॉस होना या कमी होना वो कंडीशन भी हो सकती है। ये तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाएंगे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर दिखाई देते हैं। लास्ट में बात करते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सभी किडनी डिसीज़ का कॉमन नर्सिंग केयर प्लान और कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसका सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।